गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मारवाड़ के इतिहास में अब तक हम राव मालदेव के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। उसके तथा शेर शाह सूरी के मध्य जो गिरी सुमेल का युद्ध हुआ उसकी हमने विस्तार से चर्चा पिछले वीडियो में की है। आज हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो राव चंद्रसेन से होगा, जो कि मालदेव का पुत्र है। देखिए, राव मालदेव जो हैं वो शेर शाह सूरी की मृत्यु के उपरांत जोधपुर तथा आसपास की समस्त रियासतों पर पुनः अधिकार प्राप्त करते हैं। आगे हम देखते हैं कि 1562 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। इन्होंने अपने जीवन काल में ही अपने तीसरे पुत्र राव चंद्रसेन को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। कारण ये था कि उनका जो सबसे बड़ा पुत्र था राम, जिससे वो अप्रसन्न थे और उसको राज्य से निर्वासित कर चुके थे। उनका दूसरा पुत्र था उदय सिंह, वह उससे भी मालदेव खुश नहीं थे, इसलिए उन्होंने उसको अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया। उन्होंने अपना उत्तराधिकारी चंद्रसेन को बनाया था, राव चंद्रसेन। ये इनके तीसरे पुत्र थे। अब अगर किसी राज्य में यह स्थिति होती है कि दो बड़े भाई के बैठे रहते, अगर किसी छोटे भाई का राज्याभिषेक हो तो उसे उनका विरोध का सामना करना पड़ेगा। इसलिए 1564 ईस्वी में मालदेव का जो पुत्र राम है वह अकबर की शरण में चला गया और वहाँ पर राव चंद्रसेन को गद्दी से हटाने तथा स्वयं को राजा बनाने की बात करता है। तो 1564 में किसकी शरण में जाएगा? अकबर की शरण में। अकबर ने हुसैन कुली खां के नेतृत्व में सेना भेज करके जोधपुर पर अधिकार कर लिया। प्रश्न ये बनता है, सिलेबस में हमारे अगर लिखा हो मुगल मारवाड़ संबंध या मुगलों के राजपूतों के साथ संबंध क्या थे, उस समय ये चंद्रसेन का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रश्न चंद्रसेन से आता है कि राव चंद्रसेन के खिलाफ अकबर द्वारा सबसे पहला सैनिक अभियान किसके नेतृत्व में भेजा गया? तो हमें करना होता है हुसैन कुली खां के नेतृत्व में। कौन भेज रहा है? अकबर। अकबर द्वारा एक कथन भी आता है, राव चंद्रसेन अपने पिता के समान बहुत ही सुंदर थे। इस कारण अकबर ने एक स्थान पर लिखा है कि अल्लाह ने इसे नूर तो बख्शा है पर किस्मत नहीं। क्योंकि हम देखते हैं 1564 में जब यहाँ अकबर का अधिकार हो रहा है मारवाड़ पर, तब से लेकर के राव चंद्रसेन की मृत्यु अर्थात 1581 तक चंद्रसेन कभी भी सुख चैन से नहीं रह पाया था। अब 1570 ईस्वी में राजपुताना के साथ में सुलह कूल की नीति अपनाते हुए अकबर के द्वारा नागौर दरबार का आयोजन किया गया। प्रश्न बनता है, अकबर द्वारा जो राजपूतों के प्रति सुलह कूल की नीति थी वह किस पर आधारित थी? वैवाहिक संबंध पर, मित्रता पर, दमन व प्रतिशोध पर, मित्रता व दमन दोनों पर। तो हमें दोनों वाला ऑप्शन चूज करना है। जिन रियासतों ने उसकी अधीनता आसानी से मान ली थी वहाँ पर कोई भी अनैतिक कार्य अकबर ने नहीं किया था, लेकिन जिन्होंने उसका विरोध किया था उनका दमन भी उतनी ही वीरता के साथ उसने किया था। तो 1570 ईस्वी की घटना, नागौर दरबार का आयोजन हो रहा है। इस समय कहा जाता है कि चंद्रसेन भी जोधपुर प्राप्ति की लालसा से की आशा से नागौर पहुंचा था, मगर जब वह जाता है नागौर में अकबर के दरबार में उपस्थित होता है तो इस तरीके से यहाँ पर अकबर विराजमान है और उसके पास में इसका जो भाई होता है उदय सिंह, वह अकबर के इतना पास बैठा रहता है। तो कहा जाता है कि चंद्रसेन इस दरबार में आएगा, आकर के जब वो यह स्थिति देखेगा कि जो अकबर है उसके इतना निकट उदय सिंह बैठा है, तात्पर्य ये हो सकता है कि यह मुझे बंदी बना ले। इसलिए कहा जाता है कि वह नागौर दरबार में उपस्थित हुआ, परंतु अनुकूल परिस्थितियां न देखते हुए वह वापस चला गया। क्या कर दिया? वापस चला गया। तो दोनों प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट बनते हैं। प्रश्न ये भी बनता है कि नागौर दरबार में राव चंद्रसेन उपस्थित हुआ था या नहीं हुआ था? तो हमें करना होता है कि वह नागौर दरबार में उपस्थित हुआ था। दूसरा प्रश्न, क्या उसने नागौर दरबार में उपस्थित होकर अधीनता स्वीकार की थी? तो हमें कहना है नहीं, वह बिना अधीनता स्वीकार किए लौट गया। तो देखिए, अकबर उसके भाइयों राम तथा उदय सिंह की ओर झुकाव देखा और
चंद्रसेन जो है वह नागौर छोड़ करके चला गया। अब कहा जाता है उसने अधीनता के स्थान पर संघर्ष का रास्ता चुना। अब इस समय कहा जाता है कि अकबर के द्वारा मोटा राजा उदय सिंह के कहने पर बीकानेर के जो राय सिंह हैं, राव कल्याण मल के पुत्र हैं ये, इनको जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया। एक होता है शासक और एक होता है प्रशासक। हमें ये ध्यान रखना है कि वह जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया गया। अब अगली बात करते हैं कि जब चंद्रसेन जो है, जो 1564 से भागता हुआ इधर उधर घूम रहा है, वह 70 में दरबार में उपस्थित भी होता है, परंतु बिना अधीनता स्वीकार किए यहाँ से चला जाता है। तो चंद्रसेन के सामने अभी कोई भी ऑप्शन खुला नहीं है। न तो वह नागौर दरबार में अधीनता मानता है, न जोधपुर उसके हाथ में है, क्योंकि जोधपुर पर किसका अधिकार हो चुका है? जोधपुर पर राय सिंह का अधिकार हो चुका है। अब देखिए 1565 की बात करें, 64 में हुसैन कुली खां आता है। 1565 की अगर हम बात करें तो जोधपुर छोड़ने के पश्चात कुछ समय के लिए चंद्रसेन जो है वह भाद्राजून की पहाड़ियों में शरण लेता है। मैं यहाँ पे लाइन खींच करके आपका ध्यान अट्रैक्ट कर रही हूँ। भाद्राजून कहाँ गया है? भाद्राजून, क्योंकि एग्जामिनर क्वेश्चन देता है कि चंद्रसेन जोधपुर को छोड़ के, मारवाड़ को छोड़ के सबसे पहले कहाँ शरण प्राप्त करता है? तो सबसे पहले ये गया भाद्राजून। यहाँ पर भी मुगलों की फौजों का मुकाबला किया। जब मुगलों ने इसे चारों तरफ से घेर लिया तब यह सिवाना में अपना मोर्चा लगाता है। किस स्थान पर? सिवाना में। लेकिन सिवाना का गढ़ और पहाड़ी दुर्गम भाग थे, परंतु वहाँ जब चंद्रसेन का पता लगा मुगल अधिकारियों को, तो उसके समर्थकों को समाप्त करने का प्रयत्न किया गया मुगल अधिकारियों द्वारा। उसके समर्थकों में 3 नाम इंपॉर्टेंट आते हैं, रावल, सुखराज, सूजा और देवीदास। ये 3 चंद्रसेन के साथी थे। मुगल सेनाओं ने इन्हें भी जगह जगह पर भगाया, खूब खदेड़ा। इसके बाद चंद्रसेन के विरुद्ध सिवाना में मुगल शक्ति बढ़ा दी गई, पर इस कारण तंग आकर के जो चंद्रसेन है वो रामपुरा के पहाड़ों में चला जाता है। कहाँ पर चला जाता है? रामपुरा के पहाड़ों पर। लेकिन यही है कि चंद्रसेन की किस्मत जो है वह बहुत ही खराब है। हालांकि चंद्रसेन अकबर के हाथ नहीं आ रहा है, परंतु चंद्रसेन स्वयं भी कोई सुख प्राप्त नहीं कर पा रहा है। कहा जाता है सिवाना से निकलकर चंद्रसेन पीपलोद, फिर वहाँ से कानूजा के पहाड़ों में और चला गया तथा आसपास में लूट खसोट करता, छापामार युद्ध पद्धति के माध्यम से जीवन यापन करता है। लेकिन अगर इस नीति के कारण उसके जो मारवाड़ के लोग हैं वह भी अप्रसन्न हो जाते हैं, इस कारण उसको मारवाड़ को ही छोड़ना पड़ जाता है। तो हमने यहाँ पर कुछ टॉपिक देखे। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले वह भाद्राजून गया, उसके उपरांत वह सिवाना में रहेगा, सिवाना में ही रामपुरा पहाड़ी पर रहेगा, परंतु वहाँ पर भी जब उसे मुगल चैन से नहीं रहने देंगे तो वह सिवाना से निकल करके पीपलोद तथा कानूजा के पहाड़ों में जाएगा। लेकिन स्थितियाँ उसके सामान्य नहीं रही हैं, इस कारण उसको मारवाड़ छोड़ना पड़ेगा। अब मारवाड़ छोड़ने के उपरांत वह सिरोही चला जाता है, फिर वह डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा जाता है। देखिए एक व्यक्ति के जीवन में कितने स्थलों की हमने चर्चा की है, वह कितने स्थानों पर अकबर से बचता हुआ भाग रहा है, परंतु मन में सिर्फ एक ही चीज़ कि मुझे अधीनता स्वीकार नहीं करनी है। तो ऐसा इतिहास हमने मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप का भी पढ़ा है। ऐसी वीरता, ऐसा शौर्य, ऐसा पराक्रम जो कि अकबर द्वारा भेजे गए समस्त प्रस्तावों को ठुकराता है, परंतु अधीनता स्वीकार नहीं करता है। और वही चीज़ यहाँ पर रावचंद्र सेन कर रहा है, और वह महाराणा प्रताप से पहले कर रहा है, क्योंकि महाराणा प्रताप 1572 में शासक बने थे और ये 1562 में ही शासक बन चुका है। अब इसका निरंतर, लेकिन ये इतने स्थानों पर जा रहा है फिर भी मुगल सेना इसका पीछा नहीं छोड़ती है और निरंतर मुगलों से संघर्ष करते हुए 1581 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। अपने इस संघर्ष को वह मृत्यु पर्यंत रखता है। इस कारण विश्वेश्वर नाथ रेऊ ने रावचंद्र सेन की तुलना महाराणा प्रताप से की है। उसने कहा है कि जिस समान महाराणा प्रताप भी मुगल शक्ति के सामना करते रहे, पहाड़ों में भटकते रहे, परंतु अधीनता स्वीकार नहीं की, इसी प्रकार चंद्रसेन ने भी नहीं करी। इसलिए चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है और प्रताप का अग्रज, प्रताप का अग्रगामी, भूला बिसरा शासक
भूला बिसरा विस्मृत शासक, भूला बिसरा शासक, ये सब इसकी उपाधियाँ हैं। क्योंकि महाराणा प्रताप और रावचंद्र सेन दोनों का संघर्ष समान है, परंतु जितना महाराणा प्रताप को शौर्य को हम पढ़ते हैं उतना चंद्रसेन को नहीं पढ़ा जाता है। आज महाराणा प्रताप को बच्चा बच्चा जानता है, परंतु रावचंद्र सेन को कम लोग जानते हैं। वही लोग जानते हैं जैसे कि आप और मैं, जिनके कंपटीशन में ये मुगल राजपूत संबंध टॉपिक लगता है, तब हम चंद्रसेन पढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, चंद्रसेन की हमने यहाँ पर बात की। अगली हम बात करते हैं मोटा राजा उदय सिंह 1583 में शासक बनेगा। कहते हैं 81 से लेकर के 1583 तक मारवाड़ जो है वह खालसा भूमि के रूप में रहा। खालसा भूमि क्या होती है? जिस पर केंद्र का अधिकार होता है, जो केंद्र के अधीन भूमि होती है। एक सिंपल प्रश्न बनता है कि कब से कब तक मारवाड़ जो है खालसा भूमि के रूप में रहा? तो 1581 से 1583 तक। अब कहा जाता है 1583 ईस्वी में अकबर के द्वारा उदय सिंह को मोटा राजा की उपाधि दी गई तथा मुगल अधीनता में जोधपुर का शासक बनाया गया कि आप मुगलों के अधीन हो। तो मुगलों के अधीन है ये। तो प्रश्न बनता है मारवाड़ का वह शासक जो सबसे पहले मुगलों की अधीनता स्वीकार करता। तो मारवाड़ में हम करते हैं मोटा राजा उदय सिंह। यही हम राजपुताना का पहला शासक जिसने मुगल अधीनता स्वीकार की थी, तब हम करते हैं आमेर का भारमल। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ मारवाड़ की बात की है। अब कहा जाता है इस शासक नियुक्त करने के साथ में ही इनके साथ में वैवाहिक संबंध भी स्थापित करता है। तो 1587 में जो उदय सिंह की पुत्री होती है जोधाबाई, जोधपुर की कन्या होने के कारण इन्हें जोधाबाई कहा जाता है। इनका मूल नाम जगत गुसाई था। इसका विवाह वह जहांगीर के साथ करता है। खुर्रम जो है वह जहांगीर की इसी पत्नी से उत्पन्न पुत्र था, जो कि आगे जाकर के शाहजहां के नाम से शासक बनता है। तो मोटा राजा उदय सिंह के बारे में दो कथन इम्पोर्टेंट बनते हैं। पहला ये कि मोटा राजा को, उदय सिंह को मोटा राजा उपाधि किसने दी थी? तब हम कहेंगे अकबर के द्वारा। और दूसरा प्रश्न ये कि मारवाड़ का वह कौन सा शासक था जिसने सबसे पहले मुगल अधीनता स्वीकार की थी? तो मोटा राजा उदय सिंह। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट्स महाराजा जसवंत सिंह की। इनकी अगर हम बात करें जसवंत सिंह की, इनकी मृत्यु पर औरंगजेब कहता है आज कुफ्र का दरवाज़ा टूट गया। इनकी हम बात करते हैं। देखिए जसवंत सिंह जो है, जसवंत सिंह की बात करें तो जसवंत सिंह बुरहानपुर महाराष्ट्र में आता है। वहाँ इनका जन्म हुआ था। जब इनका पिता गज सिंह है उनका स्वर्गवास होता है, तो उस समय वह अपने विवाह के लिए बूंदी गए हुए होते हैं। कहाँ पर गए हुए होते हैं? बूंदी। तो गज सिंह की मृत्यु का जब समाचार बादशाह शाहजहाँ का होता है, देखिए शाहजहाँ व औरंगजेब दोनों का समकालीन है। जब बादशाह शाहजहाँ हैं, मुगल शासक है जो, इन्हें इस बात का पता चलता है तो वह बूंदी से तत्काल उन्हें आगरा पहुंचने का निमंत्रण देता है और उसी स्थान पर शाही तौर तरीके से उनका टीका किया जाता है और खिल्लत, जड़ाऊ, जमदर आदि वस्तुओं से सम्मानित किया जाता है। यह वस्तुएं बड़े शासक के द्वारा अपने अधीन छोटे शासक को राज्याभिषेक के अवसर पर दी जाती थी। तो एक सिंपल प्रश्न बनता है मारवाड़ के किस शासक का राज्याभिषेक आगरा में हुआ था? तो हमें करना है जसवंत सिंह का। देखिए स्टूडेंट्स, इसी के साथ में ही इसी अवसर पर शाहजहाँ के द्वारा इसको राजा की उपाधि तथा 4000 का मनसब दिया जाता है। मनसब क्या होता है? जिसमें जात व सवार दो तरह की चीज़ें होती हैं। तो सर्वाधिक मनसब 7000 का होता है, वह हम मान सिंह का करते हैं जो कि आमेर के शासक थे। और यहाँ हम बात कर रहे हैं जसवंत सिंह, इनका मनसब होता है 4000 का। अब कहा जाता है इस समय इनकी आयु बहुत कम थी, ठीक है, इसलिए बादशाह ने मतलब शाहजहाँ के द्वारा आसोप का जो ठाकुर था राज सिंह कुंपावत, इसको 1000 जात और 400 का सवार मनसब दे करके जोधपुर का एक मंत्री नियुक्त कर दिया जाता है। तो एक हमें ध्यान रखना है जसवंत सिंह छोटी आयु में है, इसलिए वहाँ का जो कार्य संभालने के लिए एक मंत्री नियुक्त किया जाता है जिसका नाम है राज सिंह कुंपावत। अब बात करते हैं 1645 ईस्वी की। इस समय इन्हें आगरा का प्रबंध सौंपा जाता है। कहाँ का? आगरा का। और 48 में इन्हें कंधार अभियान के लिए भेजा जाता है। उत्तराधिकार संघर्ष
शाहजहाँ के मृत्यु के उपरांत प्रारंभ होता है। उत्तराधिकार संघर्ष में एक तरफ औरंगजेब होता है और दूसरी तरफ हम बात करें तो दारा शिकोह की सेना होती है। यहाँ हम देखते हैं कि जब उत्तराधिकार संघर्ष होता है तो दोनों राजकुमारों के द्वारा, तात्पर्य यह है कि औरंगजेब तथा दारा शिकोह दोनों के द्वारा राजपूतों की पूरी रियासतों को आमंत्रित, अपने पक्ष में युद्ध के लिए आमंत्रित किया गया था। अब कहा जाता है महाराजा जसवंत सिंह के द्वारा इस युद्ध में दारा शिकोह का साथ दिया गया। किसका साथ दिया? दारा शिकोह का साथ दिया। इन दोनों के मध्य जो युद्ध होता है वह धर्मत का युद्ध है। उज्जैन के अंतर्गत आता है ये क्षेत्र, धर्मत का युद्ध है। अब इसके जसवंत सिंह के द्वारा दारा शिकोह का साथ दिया गया, लेकिन युद्ध में विजय जो है वह औरंगजेब की हो जाएगी। कारण क्या था कि कासिम खां नाम का व्यक्ति है, वह विश्वासघात कर देगा, इस कारण दारा पराजित हो जाएगा। अब जसवंत सिंह के सामने जोधपुर लौटने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा, तो कहा जाता है कि यह जोधपुर लौट जाता है, परंतु वहाँ पर इसकी एक रानी बेटी है, उदयपुर रानी। कहाँ की थी? उदयपुर की थी। तो जसवंत सिंह जब जोधपुर पहुँचते हैं तो उनकी जो उदयपुरी रानी, इन्हें जसवंत देवी कहा जाता है, वह किले के द्वार खोलने से मना कर देती है। कारण ये होता है कि वह यह कहलवाती है कि राजपूत जो होता है या तो युद्ध में जीत करके आता है या फिर वह मर करके आता है। तुम दोनों ही स्थिति में उपस्थित नहीं हुए हो, इसलिए मैं द्वार नहीं खोल सकती। फिर कहा जाता है कि वो सती होने के लिए तैयार हो गई, लेकिन उसकी माँ ने, उसके सगे संबंधियों ने उसे समझाया तथा उसने जसवंत सिंह को माफ़ कर दिया। और जसवंत सिंह ने भी जब उसको द्वार में प्रवेश करने दिया तो उसने उससे वचन दिया कि वह द्वार तो खोल दे, वह इस पराजय का बदला एक दिन अवश्य लेगा। अब आगे की बात आती है कि यह एक कहानी जो है यह किंवदंती सी लगती है, परंतु कविराज श्यामल दास के द्वारा भी इस घटना को मान्यता दी गई है, इसलिए हमें यह ऑथेंटिक जानकारी माननी पड़ती है। अब आता है कि 5 जनवरी 1659 को खजुआ के मैदान में, कौन से मैदान में? खजुआ के मैदान में औरंगजेब तथा जसवंत सिंह में आपसी अविश्वास के कारण शाही डेरे को लूटा गया, फिर जोधपुर रवाना हुआ गया, परंतु जो जयसिंह है जयपुर के शासक, उन्होंने मध्यस्थता कर ली और आपस में समझौता करवा दिया जसवंत सिंह और मुगल सम्राट औरंगजेब के बीच में। अब औरंगजेब के द्वारा 1659 में उसे गुजरात का सूबेदार भी मान लिया गया। एक बार कहा जाता है कि जसवंत सिंह को वह मराठों के खिलाफ भी भेजेगा। जब मराठा सेना का सेनापति शाइस्ता खां होता है, उसकी सहायता के लिए जसवंत सिंह को भी भेजा जाता है, परंतु यह दक्षिण अभियान जो है उसमें कोई खास सफलता इनको मिलती नहीं है। इस कारण औरंगजेब जो है वह थोड़ा गुस्सा हो जाता है और वह उसको, जसवंत सिंह को काबुल भेज देता है। अब काबुल के बाद में उसे जमरूद नामक स्थान पर भेज देता है। इस पर आप स्टूडेंट्स थोड़ा फोकस कीजिएगा कि जमरूद जो है यह क्षेत्र अफगानिस्तान में है और इसी स्थान पर जसवंत सिंह की मृत्यु होगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, जसवंत सिंह के संबंध में हमने 3 स्थल किए हैं। प्रथम स्थल की बात करें, बुरहानपुर महाराष्ट्र में इनका जन्म होता है, आगरा में इनका राज्याभिषेक होता है और जमरूद अफगानिस्तान में इनकी मृत्यु होती है। इनकी मृत्यु 28 नवंबर 1678 को होती है। इस समय की अगर बात करें तो जसवंत सिंह की कोई संतान नहीं होती है, परंतु इनकी 2 पत्नियां होती हैं, वह गर्भवती होती है, जिनसे कालांतर में अजीत सिंह का जन्म होता है, जिसे औरंगजेब जो है वह बंदी बना लेता है, लेकिन वीर दुर्गादास राठौड़ के द्वारा उन्हें मुक्त करवाया जाता है। हाँ, यहाँ हम जसवंत सिंह की बात करें तो यह विद्वानों का आश्रयदाता भी था। इसके जो दरबार में कौन कौन से विद्वान थे स्टूडेंट? सूरत मिश्र, नरहरि दास, नवीन कवि, बनारसी दास आदि प्रमुख कवि विद्वान जो थे इसके दरबार में थे। अब कहा जाता है इसका एक प्रमुख दरबारी कवि था मुहणोत नेणसी। बहुत नाम इम्पोर्टेंट है क्योंकि मुहणोत नेणसी है जिनके द्वारा 2 प्रमुख ग्रंथ, नेणसीरी ख्यात जो कि राजस्थान की सबसे पुरानी ख्यात मानी जाती है, और एक विगत लिखी गई थी मारवाड़ रा परगनारी विगत, जिसे राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है। इसका मैं कई बार रिपीट कर चुकी हूँ अपने वीडियोज़ में। आप इसके ग्रंथों का
थोड़ा नाम याद किया कीजिए, क्योंकि यह एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट ग्रंथ है। कहा जाता है इन पर मूणोत निर्णय पर गबन का आरोप लगा था, इस कारण इन्होंने आत्मदाह किया था। तो यहाँ हमने आज जसवंत सिंह पूरा किया। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं कंप्लीट होता है। आप वीडियो अंत तक देखने के लिए थैंक यू।